हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, एक आपका डीपीपी रह रहा था सबसे पहले, जो आप कह रहे थे पिछली क्लासेस में बोला था आपने। और दूसरा आपका सर सर वो जो आपने केमिकल केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी भेजी थी 14 के आगे क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी भेजा था, उसमें कितना क्वेश्चन आ रहा है? सर वैसे दिखा रखा है 20 क्वेश्चन है पर 14 के आगे दे ही नहीं रखे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, उसमें जितने हैं अभी कर लो, क्योंकि वो तो टेक्निकली जो जिन्होंने लाइव किया होगा वहाँ कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम। और सर आंसर्स में भी गलती है कुछ। वो अपने डिस्कस करेंगे बेटा। पहले मैं पुराने वाली डिस्कस कर रहा हूँ ये अभी, लास्ट में फिर आज वाली भी कर लेंगे। तो पहले एक पुरानी रह रही थी, काफी दिन से आप कह रहे थे, वो शेयर किया मैंने, वो निकालो पहले। तो पुराने वाले में बेटा 1 से लेकर के 6 तक किसी का प्रॉब्लम, पीरियोडिक टेबल की एक बैलेंस थी। सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में देखो आप। सेकंड सर। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सर सेकंड तो शायद बताया था सर, शायद आपने हाँ, कल। मैंने पेपर में आया था, वहां बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर सेम रहता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में गलत है। ये मैंने बताया था पिछली बार भी आपको, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबसे पहले क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ये भी गलत दिया हुआ है। और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर बेटा आयोडीन आएगा बॉन्ड वाले में। बॉन्ड ब्रेक करने वाली एनर्जी जो होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये है। तो ये तो ठीक है, डी भी सही है इसका आंसर। उसने क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था ना, डज नॉट गिव। तो इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, दोनों आंसर सही है, सी भी एंड डी भी। सर हाँ सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो ऑक्सीडाइजिंग वाली पावर है उसका जो ऑर्डर है वो सेम क्यों है? वो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, रिडॉक्स चैप्टर आएगा ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, वहां बताऊंगा। अभी ऐसे याद कर लो कि हेलोजन के केसेस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम ऑर्डर है अभी। ओके ये सर, ये रिडॉक्स सिर्फ वाले, हैलोजेंस के लिए है या सबके लिए जनरल रूल है? नहीं नहीं नहीं, बस इसी हेलोजन वालों के लिए अच्छा, सेम आएगा ये। ठीक है, ओके सर। याद रखना है अभी, क्योंकि अभी मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तब और क्लियर हो जाएगा ये। ओके सर। नेक्स्ट चलो बेटा, सिक्स तक कोई और प्रॉब्लम? अप टू सिक्स। सर सिक्स क्वेश्चन। सिक्स में देखो, कह रहा है लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है वैसे। क्या विजिबल नहीं बेटा? आपकी स्क्रीन। सर विजिबल है। सर विजिबल है। सर विजिबल है। बेटा विजिबल है। आप पिन करो, मेरे वाले अकाउंट पे पिन करो उसको, दोबारा करो एक बार पिन। जिसका विजिबल नहीं है ना, वो पिन करके देख लो दोबारा। हाँ बेटा देखो, सिक्स तक कौन सा सिक्स कह रहे हो? लिथियम और मैग्नीशियम का रिलेशन जो होता है एक जैसा होता है, प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, और पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के डायगनली प्लेस हैं ये। डायगनल रिलेशनशिप होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन जो होता है चार्ज टू साइज रेशो होता है बेटा, चार्ज टू साइज रेशो, जिसको मैंने आपको बोला था एक टेक्निकल टर्म में आयोनिक पोटेंशियल बोलते हैं। आयोनिक पोटेंशियल, फाई से लिखते हैं इसको। तो चार्ज टू साइज जो आयनिक पोटेंशियल जो होता है, उसको हम एक बार और भी बोलते हैं पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं इसको। पोलराइजिंग पावर अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चार्ज टू साइज रेशियो बोल दो, चाहे पोलराइजिंग पावर बोल दो, आयनिक पोटेंशियल बोल दो, तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो सही है। तो यहाँ उसने देखो देखो लिखा है नियरली सेम पोलराइजिंग पावर वर्ड दिया हुआ है। पोलराइजिंग पावर, चार्ज टू साइज रेशियो। सर हम्म। वो दोनों डायगोनल प्लेसेस का मतलब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होंगे थोड़े बहुत, मतलब मिलते जुलते। हाँ, लिथियम जो होता है अपनी फैमिली को छोड़ करके अपने से डायगनली प्लेस मैग्नीशियम होता है, उससे मैच करता है प्रॉपर्टी, सर फिर इसलिए। तो ये भी सही हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रो एफिनिटी। नहीं, बाकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रही है ना, फिजिकल में तो डिफरेंस होता है। एक ग्रुप के भी मेंबर होते हैं तो हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फिजिकल तो सभी की डिफरेंस होता है। फिजिकल तो चाहे एक फैमिली के मेंबर भी हो। ओके सर।
नेक्स्ट आ जाओ बेटा 7 से लेकर के 12 तक किसी का और प्रॉब्लम, 7 to 12। सेवन टू 12 तक फिर No, आ जाओ, नहीं है तो बेटा आगे चलते हैं। आगे आ जाओ 13 से लेके 18 तक आ जाओ, 13 to 18। sir 14 question. 13 वाला पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट यूजफुल। आवाज नहीं आ रहा बेटा क्लियर आपका। Sir 14. 14 15 ये है आपका, सर 14 सर। 14 ये रहा आपका। द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 and 2 and 3, तो डिफरेंस निकाल लो बेटा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 1.2 है, ये 3 है, 1.8 1.8। और मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू पोलिंग अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितने से ज्यादा बताया था, 1.7 से ज्यादा होता था तो आयनिक होता है, यही बताया था ना। 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक होगा। फिर मैंने कहा था इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था हमारे पास, कौन सा प्रॉब्लम था वो, जिसमें ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज आती थी, एक HF होता था और एक होता था NaH। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इस चीज के एक्सेप्शन है, इसलिए फिर रोल चेंज करके हमने किया था 2.1। 2.1 से जिसका ज्यादा आएगा वो हैनी स्मिथ के अकॉर्डिंग है, हैनी स्मिथ। तो 2.1 से ज्यादा होगा तो आयनिक होगा। हाँ बोलो बेटा। सर फिर तो हैनी स्मिथ के बोलो। अकॉर्डिंग कंपाउंड दे रखा है, ये तो फिर कोवलेंट होगा नहीं ना। ये तो नहीं, हैनी स्मिथ यूज नहीं करना, जनरली आपने पोलिंग करना है। हमारे सिलेबस में जनरल जो है पोलिंग है, विद ये दो एक्सेप्शन HF NaH। पोलिंग ही यूज करेंगे जब भी ये वैल्यू आएगी ना। पोलिंग देखो ऊपर भी क्या लिखा था उसने, पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिलेबस में पोलिंग है ना, इसलिए पोलिंग से करना है हमको। सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो। सर हैनी स्मिथ वाले में कोई एक्सेप्शन है? नहीं उसका कोई एक्सेप्शन हैनी स्मिथ में नहीं है। तो सर हमें हैनी स्मिथ का ही पढ़ना चाहिए ना, पोलिंग का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में पोलिंग है ना बेटा। ऐसे तो बहुत सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, मूलिकन है, अल्राड रोशो है, तो हम जो सिलेबस में कर रहे हैं वो मेनली पोलिंग कर रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं। ऊपर भी क्वेश्चन देखो आपका, ये पोलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो हमें पोलिंग लेके सोल्व करना है जनरली, जब तक स्पेसिफिकली वो बोले नहीं। क्लियर? 18 तक बेटा किसी का और प्रॉब्लम कोई 18 तक? अच्छा 15 कह रहे थे ना। हाँ 15 देखते हैं। 15 कह रहा है X and Y आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आयनिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Z द टर्म ऑफ नेगेटिविटी X एंड I, तो ये तो वो है, किसने बताया था? मोलिकन ने। मोलिकन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे निकाली थी? किसी की भी IP वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज लिया था आपने बाई 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, और इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज थे। फार्मूला डायरेक्ट लगा दो आप। तो देखो IP वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, आयनाइजेशन पोटेंशियल Y, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है डायरेक्ट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दे रखा है आपको, X। देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X इन द टर्म इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X आ गया। और ये कितना आ गया, ये तो निकालना है ना आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बाई 2, तो इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन F ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दे रखा है, और IP दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी रख देंगे, IP इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल लोगे, तो क्या आंसर आएगा देखो 2X अपॉन Y। क्लियर? सर जो क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 हाँ इसमें सर A ऑप्शन तो ठीक है लेकिन बाकी ऑप्शन समझ नहीं आए। कौन से वाले में? 15 वाले में या 13? 13 पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्या बताते हैं, बॉन्ड बताते हैं भाई, कोवलेंट है, आयनिक है, तो ये चीज डिस्कस करते हो ना। यही वाला पॉइंट,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो गया तो आयनिक, कम हो गया तो कोवलेंट, 1.7 हो गया तो दोनों। तो बॉन्ड में ये बता सकते हैं कि चार्ज सेपरेशन कितना आ रहा है। आयनिक का मतलब ज्यादा चार्ज सेपरेशन, जो चार्ज सेपरेशन होता है वो पोलैरिटी होता है। लेकिन इससे हम ये नहीं बता सकते कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या है, या कोऑर्डिनेशन नंबर, या डाइपोल मोमेंट, या आगे चीजें आएंगी, आप पढ़ेंगे। इनके मीनिंग है कुछ, इनका मतलब है कुछ, जो आगे पढ़ोगे आप लोग। सर नेट एनर्जी क्या है? आगे आएगा बेटा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, थर्ड सर वाले में जो चल रहा है अभी। सर पोलिंग की जो वो थे एक्सेप्शन, वो सर NaF और NaH थे, HF और NaH थे, NaH। एच कल भी कोई बच्चा बोल रहा था बेटा, HF और NaH थी। NaF लिखवाया तो सही कर लेना हम, ओके सर। HF और NaH ये थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड और NaH। कल भी कोई बोल रहा था तो मुझे बोलना था, फिर मेरे बात मिस कर गई दिमाग में। कल भी कोई बच्चा मैंने शायद NaF लिखवा रखा है शायद पहले आपको, है ना? वो HF है, Yes, हाइड्रोजन sir. फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, करेक्ट कर लेना, करेक्शन कर लेना, वो HF है। 20 तक बेटा किसी का और प्रॉब्लम? अप टू 20 हो गया? चलूं आगे बेटा। ट्वेंटी तक तो नहीं है ना? चले आगे ना बेटा। चलो अब फिर कुछ 20 बता दो। 20 वाला, 20 क्या था देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके लिए देखो मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट डिसाइड करो। मैंने बोला था डोंट यूज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आप एलिमेंट देखो कौन से वाला है। देखो कितना है, 2 और 2 4 और 4 8 10 और 5 15, मतलब कौन सा है? फॉस्फोरस। इधर देखो कौन से वाला, 2 और 2 4 और 3 7 7 मतलब नाइट्रोजन, 2 और 2 4 8 मतलब ऑक्सीजन, 2 और 2 4 और 5 9 मतलब फ्लोरीन। तो यू नो कि हमने देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑर्डर किया था इधर से, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर सपोज फ्लोरीन क्लोरीन की जरूरत है नहीं, इधर ऑक्सीजन सल्फर की जरूरत है, नाइट्रोजन फास्फोरस। अब आपको ध्यान हो, यू नो कि मैंने कहा था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नियोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है, ये तो इधर आ जाते हैं। और इधर क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन तो अपनी फैमिली में सबसे नीचे आ जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में, इसमें सबसे ज्यादा सल्फर है, तो ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गया, है ना। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्लियर करो तो सेकंड पीरियड वालों से, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन तो सेकंड वाले स्मॉलेस्ट साइज होता है, तो इसका जिसको क्या बोलते हैं आप, बहुत छोटा साइज जो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना डिफिकल्ट होता है, तो वो भी नीचे चला जाता है। इसीलिए तो क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप देखो ये थोड़ा सा काफी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, तो एक तरीका और बताता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आप देख लो कि इजी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजी है, ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इसका मतलब होता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट ज्यादा रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। एग्जिट से याद रखो, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक। और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होना चाहता। जब इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो तो आप बोलोगे लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लो का मतलब जो होता है एक्सोथर्मिक, लेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, मतलब हीट कम निकलेगी, लेस निकलेगी, एक्सो मतलब निकलना, या एंडो मतलब उल्टा हीट देनी पड़ेगी। अब आप देखो, अब मैंने आपको ये याद करवाया था, मैंने कहा था बोरोन, यही वाला पढ़ ले लेते हैं, नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, तो बिल्कुल आगे आ जाता था नियोन, तो उसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्ट है। नोबेल गैसेस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है और लेस एक्सो या एंडोथर्मिक हो जाती है, तो नियोन के केस में एंडोथर्मिक है। तो सेकंड पीरियड वाले जो होते हैं उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है, जब कॉम्पैक्ट साइज होता है, जैसे फ्लोरीन है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो बहुत रिपल्सन होगा। इसके कंपैरिजन में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जल्दी ऐड हो जाएगा, एडिशन ईजी है कम क्लोरीन में, दैट्स वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो अब देखो, आप अगर मैं ये पूछूं आपसे एलिमेंट विद हाईएस्ट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या आंसर दोगे बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन किस पीरियड का है? देखो सेकंड का तो नहीं है ना, कम से कम थर्ड किस पीरियड का है? थर्ड। तो थर्ड में आएंगे। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब देखो उसको अरेंज करो, बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो आपके पास फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन तो वैसे ही सबसे कम हो गया क्योंकि वो तो एंडोथर्मिक है वैसे भी। ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे कम चला गया, तो ऑक्सीजन भी चला गया, सेकंड पीरियड वाला चला गया। अब रह गए फास्फोरस और फ्लोरीन। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है और फास्फोरस थर्ड का है। ज्यादातर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से पीरियड में मिलती है हमको? थर्ड में। तो आंसर क्या दोगे आप? क्लोरीन तो नहीं है एटलीस्ट, चलो क्लोरीन नहीं है तो फास्फोरस दे दो फिर। क्लोरीन होता तो क्लोरीन दे देते। सर हाँ सर बोलो। फ्लोरीन और फास्फोरस में तो फिर भी कंफ्यूजन थोड़ा रह सकता है क्यों ना। क्यों नहीं रह पाएगा ना? क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड वालों से थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड वाला स्मॉल साइज हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होना डिफिकल्ट होता है। सर हाईएस्ट। अब यही रीजन तो है। अगर मैं पूछूं लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, देखो क्या बताया था? नियोन। तो मतलब हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं लगा सकते कि हम भाई सेकंड पीरियड का ही तो है नियोन, तो सेकंड पीरियड वालों की थर्ड पीरियड वालों से कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अल्कली मेटल्स वगैरह की साइड जाएंगे तब तो ज्यादा हो जाएगी ना, पर तो मतलब उनकी तो और ही कम हो जाएगी बेटा, ज्यादा क्यों होगी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ज्यादा, हाँ मतलब कम हो जाएगी तब तो ज्यादा ही, तब उल्टा हो जाएगा ना फिर। उल्टा हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ब्रोमीन का साइज सर क्लोरीन से बड़ा है ना? हाँ क्लोरीन का फिर अगर ज्यादा बड़ा होने लग जाएगा तो फिर वापस कम हो जाएगा। मीडियोकर साइज चाहिए होता है, क्योंकि मीडियोकर बड़ा सा हो जाएगा तो न्यूक्लियस इफेक्टिव नहीं रहेगा फिर। इसलिए मैंने साइज से रिलेट करवाया ही नहीं ना आपको, नहीं तो मैं साइज से करवाता ना आपको। तो मैंने पूरी केमिस्ट्री में देखो जो मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपको इनकी वैल्यूज के हिसाब से याद करवाया था आपको कि ये ट्रेंड याद करना, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। तो ओवरऑल अगर आप याद कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने साइज वाइज कुछ नहीं बोला आपको, मैंने तो बस ये बात बोली थी। देखो ऐसे करके मैंने ऐसे लिखा था, देखो बेटा मैंने कहा था सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर मैंने बोला था कि जनरली इधर से इधर इंक्रीज होता है, जनरल इन जनरल इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर मैंने आपको बोला था कि नियोन सबसे कम, ऐसे करवाया था मैंने। मैंने आपको साइज वाइज वाला कुछ चक्कर ही नहीं डाला, कि कंफ्यूजन रखा ही नहीं मैंने कहा कि ये वैल्यू है याद कर लो। नियोन फिर किसको बताया था मैंने? नाइट्रोजन भी कम यहां आ जाएगा और बेरिलियम भी कम। फिर मैंने आपको बोला था इवन इन तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इनका मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक बताया था आपको। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव बताई थी इसकी। और बाकी जो रहेंगे ये वाला ये वाला ये वाला, इनके केस में बाकी अब आ गया, और ये सब जो है एक्सोथर्मिक है और इनकी डेल्टा एच नेगेटिव है, इनमें एनर्जी रिलीज होगी। बट फिर मैंने क्या बताया नेक्स्ट, फिर मैंने क्या बोला आपको, जैसे नेक्स्ट है सोडियम, सर मैग्नीशियम। बेरिलियम नाइट्रोजन से पहले नहीं होगा? नहीं नाइट्रोजन और कम आ जाएगा, नाइट्रोजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन डाउन जाएगा। फिर देखो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनके की अदरवाइज हमको वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अब क्या होगा इसमें, क्या है, आर्गन सबसे कम आ जाएगा, फिर यहां पर मैग्नीशियम कम आ जाएगा, तो यहां पर आ गया आर्गन, यहां आ गया मैग्नीशियम। तो सर फिर जो है, हाँ ये फास्फोरस है। पिछली बार शायद आपने नाइट्रोजन बाद में लिखवाया था, बेरिलियम पहले। नहीं नाइट्रोजन को आगे कर दो बेटा, नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट P3 आ जाता है ना, उसका इनर्ट हो जाता है वो, क्योंकि डेटाबेस वैल्यू है। तो यहां से देखो फास्फोरस जो आएगा, फास्फोरस सिर्फ एक पीछे आता है, फिर ये किया था हमने। तो ये ऑर्डर याद करने। फिर मैंने देखो फ्लोरीन और इसमें ऊपर से नीचे क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बोला था फिर आ जाओ इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, अगर आपके पास ब्रोमीन है, आपके पास आयोडीन है तो फ्लोरीन, फिर नीचे बताया था ये जो आपका फ्लोरीन होगा ये वापस नीचे आ जाएगा, इधर देखो यहां आ जाएगा, तो बाकी नीचे डाउन होगा। तो फ्लोरीन नीचे आ गया तो ज्यादा क्लोरीन का हो गया ना। ऐसे ही मैंने फिर एक एक्सेप्शन और बताया था आपको, मैंने जो बताया था आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने कहा था कि ऊपर से नीचे जाओगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तो बिल्कुल नीचे। तो ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी आपकी? ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आएगा? देखो अब
सल्फर। तो इस सल्फर। बात से ये तो पता लग रहा है ना कि सेकंड पीरियड वालों से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा आ रही है, थर्ड वाले की ज्यादा आ रही है ना। Yes, तो sir. डेटा है ये, इसलिए आप जो मैंने आपको ये डेटा याद कराया ना, साइज वाइज कुछ मत फंसो आप चक्कर में, आप डेटा याद करो। अब मैं जो भी आंसर दूंगा, देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे, मतलब क्या होता है स्कूल में बड़ा कंफ्यूज किया जाता है इस पॉइंट को, साइज से रिलेट करके, छोटे साइज से बड़े साइज से, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डेटाबेस वैल्यू है, किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जिसमें इजीली ऐड होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, जिसमें इजीली ऐड नहीं होगा वो डिफिकल्ट। और वो ऐड होने के लिए सिर्फ साइज रेस्पॉन्सिबल नहीं है, न्यूक्लियस भी रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन भी रेस्पॉन्सिबल है, तो साइज भी आ जाता है, बहुत सारे फैक्टर। अब मैं अगर आपको ये बोल दूं, अब मुझे बताओ, मैं आपसे अब इस डेटाबेस पर क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, देखो आपने क्लोरीन दिया ना, क्लोरीन। और सेकंड पीरियड का तो नहीं है क्लोरीन, मतलब छोटा साइज भी नहीं है, बहुत बड़ा साइज भी नहीं है, ब्रोमीन आयोडीन भी नहीं दिया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत छोटे साइज वालों की भी कम होती है, बहुत बड़े साइज वालों की भी कम होती है। मीडियोकर साइज वाले जो होते हैं उसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। अगर मैं आपसे बेटा ऐसे बोलूं लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या आंसर दोगे? नियोन। हीलियम तो नहीं दिया ना, हीलियम नहीं दिया ना आंसर, आर्गन भी नहीं दिया, इसका मतलब बहुत छोटा साइज भी नहीं दिया, बहुत बड़ा साइज भी नहीं दिया, मीडियोकर साइज दिया। तो ये आपको डेटा याद करने पड़ेंगे। मैं आपसे ये पूछूं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन फैमिली, ऑक्सीजन। आंसर दो बेटा। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन फैमिली, तो देखो क्या आंसर आएगा? सल्फर। सल्फर। ऑक्सीजन तो गलत हो गया बेटा, ऑक्सीजन तो सबसे डाउन कर दिया मैंने, एरो देखो, सेकंड पीरियड वाले तो वैसे ही डाउन चले जाते हैं। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैंने दे दिया तो आपका सल्फर आ जाएगा। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन, आपको आंसर ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन आएगा लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, सपोज अब आपको सिर्फ ये देखना है जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन ऐड इजिली हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, और डिफिकल्ट होगा तो कम होगी। जैसे सपोज एक मेरे पास स्पीसीज है एक्स पॉजिटिव, एक स्पीसीज है एक्स और एक स्पीसीज है एक्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई किसकी होगी बताओ? एक्स पॉजिटिव की। एक्स नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई किसका होगा? एक्स पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव होगा ना, एक्स नेगेटिव वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से जुड़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, तो आसानी में किसके साथ जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव के साथ। तो इसकी इसलिए मैं बोलूंगा एक्स पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिन मतलब जुड़ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर सबसे ज्यादा किसमें होगा? एक्स पॉजिटिव में। तो इसकी मैं बोलूंगा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है, जब हाई आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई आ जाएगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एनर्जी निकलेगी एग्जिट से एक्सो। और एक्स नेगेटिव तो ऑलरेडी नेगेटिव है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव जुड़ना तो डिफिकल्ट टास्क हुआ, डिफिकल्ट टास्क हुआ तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव की लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। जहां पर लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाए इसका मतलब एनर्जी या तो लेस एक्सोथर्मिक या देनी पड़ सकती है, तो एंडोथर्मिक अनस्टेबल चीज बनेगी। तो ये कंसेप्ट है इसका, इसको ध्यान देना, बड़ा टिपिकल सा है क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा क्लियर नहीं दे रखा, 2-4 लाइनें लिख के छोड़ रखा है, उसको एग्जामिनेशन में यही पूछता है वो। सर सर अब बोलो। सर फ्लोरीन और सल्फर में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन और सल्फर में हम किसकी ज्यादा करेंगे? देखो सल्फर की ज्यादा करेंगे, क्योंकि थर्ड पीरियड का है ना सल्फर। सर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछ रहा है। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? नेगेटिविटी तो फ्लोरीन की होगा। अब तो बेटा टॉपिक ही अलग चलेगी ना फिर नेगेटिविटी। तो वो तो फिर टॉपिक ही अलग चलेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो कोई केस ही नहीं बनता, उसमें तो वैल्यू याद करवाई है। हाईएस्ट किसकी है? फ्लोरीन की 4 है, वहां तो वैल्यू याद करवाई है। फिर ऑक्सीजन की है 3.5, फिर जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन की है 3, तो फास्फोरस तो सल्फर तो कहीं आ ही नहीं रहा देखो, तो वैल्यू से करोगे ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट थिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट थिंग। हाँ बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में से?
किस में से बेटा? फ्लोरीन और सल्फर। आप बताओ किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सर सल्फर की। हाँ तो ज्यादा होगी, ठीक कह रहे हो। थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है सेकंड वालों से, ठीक है ना? सर हम्म सर वो जो NaH था आपने बताया, उसका FH बताया आपने, तो सर हम्म। FH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 1.7 से ज्यादा आएगी, तो फिर वो एक्सेप्शन कैसे है? HF, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या करोगे आप? HF करोगे तो कितनी आई? 1. ये आ गई 4, ये आ गया 2.1, तो कितना हो गया 1.9। यस सर। तो इस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए था? आयनिक। आयनिक। लेकिन ये कोवलेंट होता है, यही तो एक्सेप्शन है, समझ गए? ओके तो आ सर। रहा है उससे उल्टा आएगा ना। ओके सर। ठीक है बेटा, चलें आगे। देन आ जाओ। यस सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आज हम निकालेंगे शेप्स। सर केमिकल बॉन्डिंग की डीबीटी लास्ट में करेंगे। हाँ हाँ, लास्ट में करेंगे, मैंने शेयर नहीं की बेटा अभी वो शेप्स। देखो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो नेट पे वैल्यूज के हिसाब से ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा आ रही है। फ्लोरीन की, लेकिन वो माइनस में होगी ना बेटा। माइनस में अपोजिट देखो, जिसकी माइनस में ज्यादा होगी उसको ज्यादा कहेंगे हम। हाँ सर, माइनस में फ्लोरीन की 328 और सल्फर की माइनस में 200। अच्छा, -328 फ्लोरीन की। हाँ, और फ्लो- क्लोरीन की -349। किसकी? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की है और ऑक्सीजन से ज्यादा भी सल्फर की है, लेकिन फ्लोरीन और सल्फर में से फ्लोरीन की ज्यादा है। हाँ तो सल्फर का वैल्यू देखो बेटा, सल्फर का वैल्यू कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? -200। -200, तो इसका मतलब फ्लोरीन की ज्यादा होगी फिर, सल्फर से फ्लोरीन की। तो इसका ये आंसर फिर गलत हुआ हमारा जो थर्ड पीरियड वाला है। फॉस्फोरस की भी देखो, उसमें फॉस्फोरस, अब ठीक तो है। इसके फॉस्फोरस अंदर फॉस्फोरस नहीं था, क्लोरीन था। है, इसके अंदर फॉस्फोरस नहीं था, क्लोरीन था। उस ऊपर क्वेश्चन वाले में की क्लोरीन था। क्लोरीन है तो फिर कोई डाउट नहीं बेटा, क्लोरीन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो क्लोरीन होगा वो। फिर तो क्लोरीन की ज्यादा है ही, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर तो डेटाबेस आ गया ना ये सारा। ये था कितना आ रहा है, क्लोरीन है क्या ये? यस सर, ये क्लोरीन है, हाँ फॉस्फोरस नहीं है। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर क्लोरीन तो होना ही है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो डेटा से याद करना पड़ेगा, इसका मतलब फ्लोरीन इन दोनों से ज्यादा हो गया, सल्फर से भी, और सल्फर किससे ज्यादा है? फॉस्फोरस से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? तो डेटा से बेस है, जब भी कभी कंफ्यूजन हो ऑनलाइन चले जाओ, डेटा चेक कर लो, जिसकी डेटा ज्यादा होगी वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब सर ये तरीका गलत हो गया कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वालों के सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा है। अगर एक ही ग्रुप में है तो सही है, ओके सर। अलग अलग जगह पे नहीं कर सकते हम, है ना? एक ही पीरियड ग्रुप के लिए देखेंगे तब सही जाएगा। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन। क्लोरीन की। क्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का। थर्ड। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की। सल्फर। 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 तो एक ही पीरियड में देखते हैं तब हम कह सकते हैं, अदरवाइज डेटाबेस है सारी वैल्यू। सर हाँ आर्गन और नियॉन में किसकी ज्यादा होगी? बेटा नियोन सबसे कम है, या डायरेक्ट ही याद यस किया है सर। तो नियोन यस सर। दोगे ना आंसर। तो ऐसे तो एक एक पर बैठेंगे तो फिर कुछ ही नहीं होगा ना, फिर तो सारी क्लास निकल जाएगी, है ना? तो जितने आपको याद करवा रखे ना उतने कर लो, आपके लिए सफिशियंट है उतना। नेक्स्ट देखो फिर, शेप्स ऑफ मोलिक्यूल। अब आप शेप्स ऑफ मोलिक्यूल बेटा दो चीजों से निकाल सकते हो, एक तो हाइब्रिडाइजेशन से। तो पहले मैं आपको इससे हाइब्रिडाइजेशन से सिखा लेता हूं, फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम शेप कैसे बनाते हैं? एज एग्जांपल, मान लो मुझे हाइब्रिडाइजेशन से शेप तरीका सिखा रहा हूं। देखो बेटा, ये जनरली कंपटीशन में नहीं, कंपटीशन में लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, ये स्कूलिंग में काम आ सकता है। जैसे आपको सपोज बनाना है CH4 मोलिक्यूल। CH4 का किया था, चलो अपन ने, आज क्या करते हैं हम, सपोज NH3 का बनाते हैं।
NH3, तीनों ही बता देता हूँ। पहले CH4, फिर NH3, फिर H2। देखो बेटा, CH4 सबसे पहले आप मन ही मन में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, निकालना सीख चुके हो आप। क्या फार्मूला था? वैलेंस प्लस M माइनस C प्लस A/2 लास्ट क्लास में। तो देखो ये मन ही मन में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो तो कितना आएगा? देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। सर मोनोवैलेंट एटम 4, ये चार्ज वार्ज थे नहीं, बाई 2, तो आंसर आया 4। 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देना है आपने? sp3। 4 का मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन देना है sp। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 होंगे। 5 कार्बन के 7 कहाँ से हो गए बेटा? 4 4 हुए ना? होंगे ना। 4 सर आपने 6 लिखा है। 4 प्लस 4/2 4 आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब एक काम देखा करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो देखो आपको बॉन्ड कितने बनाने हैं, साइड एटम कितने बनाने हैं, अटैच्ड साइड एटम कितने हैं? अटैच्ड साइड एटम, तो कार्बन के साथ कितने एटम अटैच करने हैं बेटा? 4। तो अटैच साइड एटम मतलब सिग्मा बॉन्ड भी आपको 4 बनाने हैं। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। इधर हाइब्रिडाइजेशन भी 4 वाला sp3 आया है। जितने वाला हाइब्रिडाइजेशन आए उतना बॉन्ड आ जाए तो रेगुलर डायरेक्ट आप जो है शेप्स बना सकते हो आप। तो sp3, तो CH4 में 4 बॉन्ड, पिछली क्लास में बताया था, ऐसे 4 बॉन्ड दिखा दोगे। हर एक के बीच हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। हर के बीच एंगल कितना आएगा बेटा? 109 डिग्री 28 क्लियर। अब इसको थोड़ा आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? जैसे आपने पिछला केस किया था, जो कार्बन है, तो कार्बन में आपको बस मेन बात है कि ये वाली चीज आप पहले निकाल लिया करो, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाला, sp3 निकाला तो आप ऐसे लिखोगे बेटा, कार्बन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंस सेल आ गया। अब हमें उठाना है वैलेंस सेल। ये है आपका वैलेंस शेल। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3p होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बट अब क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ही हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे कार्बन के पास, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन गेट एक्साइटेड। कार्बन एक्साइटेड हो गया। कार्बन एक्साइटेड हो गया तो आप एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दोगे, कार्बन गेट एक्साइटेड। अब क्या करना है बेटा आपने? अब आपने वो हाइपोथेटिकल चीज यूज करनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके थे, कौन सा आया था हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसका? पहले ही मन में sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स कर दो, एक s और 3 p, तो एक s 3 p मिक्स किए, तो यहां मैं बोलूंगा मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। मिक्सिंग करके 4 एक जैसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए उसने। अब हर किसी का नाम क्या बोलोगे आप? sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, एक s और 3p मिक्स किए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो बेटा। तो कार्बन अटैच है तो इधर से हाइड्रोजन आएगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेता आएगा हाइड्रोजन, और ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता चला जाएगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो हम यही बोलेंगे, कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे चले गए 109 डिग्री एंगल पर, हर किसी जगह एक हाइड्रोजन हो गया। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, और काफी डिटेल हमने की थी पिछली बार। अब सपोज ये हुआ 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब मैंने एग्जांपल, ये लास्ट टाइम भी किया था एग्जांपल, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया अमोनिया, एज लाइक आई एम सेइंग यू कि टुडे टॉपिक और स्पेशली दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद योर बोर्ड या स्कूल्स। जैसे अमोनिया आ गया, सपोज अमोनिया के लिए बनाना है आपने। अब हाइब्रिड ये कंपटीशन के लिए हो गया। हाइब्रिडाइजेशन आपने पहले निकाल लिया, कौन सा मन में सोच लिया कौन सा आएगा?
sp3। अब स्कूलिंग में आ गया, इसको बना के दिखाना है कैसे sp3 है और क्या शेप आएगी। देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7। लिख दिया 7। अब 7 लिख दिया तो इस 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। ये वैलेंस सेल आ गया आपका। अब ये वैलेंस सेल आ गया तो वैलेंस सेल का एक्सप्लेनेशन करोगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगली फील्ड करोगे 1 2 3। अब एक्साइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं आपको? 3, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया देखो बेटा आपका sp3। तो मिक्सिंग करो, एक s और 3p ऑर्बिटल की। वापस अगेन, इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है मिक्सिंग का, हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। जैसे ये मिक्सिंग करेगा बेटा, तो जैसे ही आप मिक्सिंग करोगे तो मिक्सिंग करके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो हर किसी का क्या नाम दोगे? 1 2 3 4, हर किसी का नाम। एक s 3p मिक्स हुए तो हर किसी का नाम क्या आएगा? क्या दे सकते हैं बेटा इसका नाम? sp3। अब sp3 में एक में फुल फील्ड है एक ऑर्बिटल और 3 देखो हाफ फील्ड है। तो बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ जो अगर पार्टिसिपेट करना है तीनों को, बिकॉज हाइड्रोजन न्यूट्रल है तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है और इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब क्या हुआ, हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बने बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड बने और एक लोन पेयर रह गया। इसको आप बोलोगे लोन पेयर। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे बॉन्ड बनने चाहिए थे 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 थे हमारे पास, लेकिन 4 में क्या हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेकिन हाइड्रोजन रह गए 3। तो 3 हाइड्रोजन ने तो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक में लोन पेयर रह गया। तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर क्या हुई? नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए, बट 1 लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर जो होगा ये बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, दूर दूर हैं। और लोन पेयर का मतलब ऐसे रखे हुए, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेंगे तो ये क्या 3D में जगह, तो 3D में यही है, जगह तो सर्किल में ही होती है, जगह तो सर्किल के अंदर ही है इतनी। तो अब ये लोन पेयर की जो प्रेजेंस आ गई, तो प्रेजेंस क्या करेगी? बॉन्ड को थोड़ा अंदर की ओर धक्का देगी, तो ये शेप बन के आ जाएगी। शेप का मतलब एक बॉन्ड रह गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला बेटा? अब भी अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था? तो पहले ही निकाल लिया था ना आपने, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर sp3 में 4 के 4 बॉन्ड होते देन वो रेगुलर शेप होती, उसको टेट्राहेड्रल बोलते। लेकिन अभी कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब 3 नीचे बॉन्ड है। जैसे आपने ट्राइपोड देखा है बेटा, ट्राइपोड, ट्राइपोड समझते हो बेटा क्या होता है ट्राइपोड? ट्राइपोड क्या होता है? जिसकी 3 टांगे नीचे होती हैं, ऐसा कोई स्टैंड बना दें जिसकी 3 टांगे हो, तो उस तरह की शेप बनेगी। तो नीचे से देखोगे तो ये विड्थ होगी इसकी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये नुकीला होता जाएगा। तो इस टाइप की शेप बनती है, इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल। कौन सी शेप हो जाएगी ये? पिरामिडल। तो आप क्या बोलोगे? अमोनिया मोलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन तो इन अमोनिया मोलिक्यूल, इन अमोनिया मोलिक्यूल। आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या आंसर दोगे अमोनिया में? हाइब्रिडाइजेशन कितना दोगे? sp3। अब एंगल देखोगे तो अगर चारों के चारों रेगुलर बॉन्ड होते तो 109 डिग्री होता है एंगल। अब थोड़ा सा एंगल दब जाएगा, ये एंगल जो है थोड़े से कम हो जाएंगे, तो 2 का डिफरेंस डाल दो, 109 होता है, ये 107 डिग्री के अप्रोक्स कर दो आप। तो अब की बार एंगल जो हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो एंगल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री अप्रोक्स। अच्छा, बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर आ गया। लोन पेयर देखो कितने हैं इसके पास? 1।
1 लोन पेयर आ गया। तो 3 बॉन्ड हो गए और कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 हो गए, 1 लोन पेयर आ गया, इसलिए बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है लेकिन बॉन्ड एंगल कुछ कम हो गया। ओवरलैपिंग पूछेगा तो कौन सी ओवरलैपिंग बताओगे बेटा बॉन्ड की? हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड टू हेड। हेड। हेड टू हेड, लेकिन कौन से वाली? सिग्मा। नहीं, नाम किस किस के बीच ओवरलैपिंग है? ओवरलैपिंग 1s2p। हाँ, हाइड्रोजन का 1s और sp3, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और इधर का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? बॉन्ड तो इनके बीच बना है ना, बॉन्ड इनके बीच बना है, तो इनके बीच ये ऑर्बिटल कौन सा था आपके पास? sp3। और ये ऑर्बिटल कौन सा था? s। तो ओवरलैपिंग कौन सी बोलोगे? sp3। sp3, sp3 ओवरलैपिंग बोलेंगे, sp3। तो इसका मतलब एक बात और क्लियर होगी कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल यूज नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ का प्रोसेस है, और बॉन्डिंग ये वाला प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस आपका बॉन्डिंग आ रहा है, और ये वाला प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड भी यूज हो सकता है और फुल फील्ड ऑर्बिटल भी यूज हो सकता है। हाफ फील्ड भी हो सकता है और फुल फील्ड ऑर्बिटल भी आपका यूज हो सकता है। ये फुल फील्ड भी यूज हुआ है, मिक्सिंग हुई है इसमें। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड दोनों जो है टाइप के ऑर्बिटल इसमें यूज हो सकते हैं। देखो ऐसा ही मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास एग्जांपल है H2O। सर ये आपने आप जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला बताया ये समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे कहा? बेटा मिक्सिंग किस किस की थी आपने? मिक्सिंग सर एस और हाइब्रिडाइजेशन, sp3। मिक्सिंग जो की है आपने, वो मिक्सिंग में किस किस को इन्वॉल्व किया आपने? एक s ऑर्बिटल यूज किया है और 3 और एक sp3। p ऑर्बिटल किए हैं। तो s ऑर्बिटल तो फुल फील्ड था। s ऑर्बिटल क्या था ये s ऑर्बिटल, यही तो है। एस और हाँ तो s तो फुल फील्ड है, और p ऑर्बिटल कैसे हैं? खाली है, मतलब उनमें खाली। एक है केवल। हाँ, तो एक है ना, तो एक को हाफ फील्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में फुल फील्ड, हाफ फील्ड, वैकेंट कोई भी ऑर्बिटल यूज हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। मिक्सिंग किसी भी टाइप के ऑर्बिटल की हो सकती है, मैं ये चीज सर कह रहा जो हूँ। बॉन्ड एंगल है वो ये एच एन और एच के बीच में 107 डिग्री है, तो जो लोन पेयर वाले के साथ है वो वाला नहीं देख सकते? नहीं, एंगल तो बनाने के लिए एंगल बॉन्ड तो होना चाहिए ना। इधर तो बॉन्ड ही नहीं है कोई, यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है इधर। तो बॉन्ड नहीं है तो ये कैसे कैसे कंसिडर करेंगे? यही कंसिडर करना पड़ेगा ना, ये वाला। ओके सर। चलूं आगे। यस सर। जैसे देखो बेटा, अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि नहीं NH3 नहीं, मुझे तो शेप बनाओ, इसकी बनाओ शेप, NH4 पॉजिटिव आयन की। किसकी बनानी है? NH4 पॉजिटिव आयन की। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बेटा। हाइब्रिडाइजेशन निकाला था पिछली बार, फिर sp3 आएगा ना। तो sp3 आएगा तो इसमें 4 sp3 ऑर्बिटल होंगे। अब एक चीज ये सोच लो कि इसका मतलब NH3 तो पहले था ही, एक N था, 3H न्यूट्रल थे, इसका मतलब एक H पॉजिटिव वाला आ गया। जो पॉजिटिव वाला H है इसके पास नो इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर हम सिचुएशन देखें तो ये ऐसे आया था नाइट्रोजन का केस, यही था ना हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो अब देखो ये हाफ फील्ड है, तो इसके साथ तो हाइड्रोजन जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो वाले हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग, और जो H पॉजिटिव है वो इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ओवरलैपिंग तो होगी, कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन कोवलेंट में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, इसलिए डेटिव बॉन्ड बना देना। तो शेप क्या हुआ कि NH3 तो पहले बना चुके थे ना आप, NHHH। अब एक H पॉजिटिव आया तो उस H पॉजिटिव को इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया जो ये था, ये शेप बन गया। तो इसका मतलब आप NH4 पॉजिटिव में क्या कह सकते हो? टोटल बॉन्ड कितने आए? टोटल बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा है, 4 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड में से कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? देखो बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जो हाफ फील्ड और हाफ फील्ड की ओवरलैपिंग से बने, हाफ फील्ड हाफ फील्ड की ओवर 3 आ गई। और एक कौन से वाला बॉन्ड है? एक का फुल फील्ड ऑर्बिटल और एक का वैकेंट ऑर्बिटल। ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन का वैकेंट ऑर्बिटल
वेकेंट एस ऑर्बिटल, और इधर वाला ये जो पी है ये फुलफिल्ड sp3 ऑर्बिटल, उनकी ओवरलैपिंग से बना है। तो फुलफिल्ड है तो उसको हम बोलते हैं डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने बेटा, देखो इसके अंदर 1। वन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, और कोवलेंट बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना, जरा देखो। जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बना है वो किसकी ओवरलैपिंग से बना है, दोनों के हाफ फील्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड sp3 hybrid orbital of nitrogen and half filled s orbital of hydrogen. Am I correct? क्लियर? कोवलेंट जो बॉन्ड बने हैं ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड बना है वो इसका हाफ फील्ड, इसका हाफ फील्ड, ये sp3 ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन वाला s ऑर्बिटल है। तो ये जो फॉर्म्ड हुआ है फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखो, कोऑर्डिनेट किसके बीच बना है, देखो बेटा कोऑर्डिनेट तो ये बना है ना, ये वाला। तो कोऑर्डिनेट किसकी ओवरलैपिंग के बीच बना है, ओवरलैपिंग तो फुल फील्ड sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड वेकेंट s ऑर्बिटल। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वो किसके बीच बना है, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ क्या लिखूं बेटा, किस किस के बीच बोलो, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, क्या बोलोगे, ये sp3 फुल फील्ड sp3 ऑर्बिटल किसका, ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन वेकेंट s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे ओवरलैपिंग से बना है, ये इससे बना है। तो अगर आप देखो अब कुछ पॉइंट, सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये भी तो शेयरिंग से ही बनता है, तो ये कोवलेंट के अंदर हम नंबर में इसको कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे अगर क्वेश्चन आए तो। अगर वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे, अगर वो कोवलेंट कोऑर्डिनेट अलग अलग करके पूछना चाहता है तो अलग अलग करके बता देना, नहीं तो कह देना 4 सिग्मा बॉन्ड, बात खत्म भाई। टोटल नहीं, अगर बॉन्ड सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स ही पूछे होंगे तो सिर्फ फिर इसको अब वो कंसिडर कोवलेंट, करें या नहीं करें? अब वो ऑप्शन डिसाइड करेगा। अगर कोवलेंट, ये भी कोवलेंट टाइप का ही होता है, लेकिन वो अगर उसने कोऑर्डिनेट लिख रखा है तो फिर एक कोऑर्डिनेट और 3 कोवलेंट बोलोगे आप, ठीक है ना। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पूछे और ऑप्शन में 3 भी है और 4 भी है, 3 देना फिर आंसर, 3 और 4 है तो कोवलेंट 3 आ जाएगा। अच्छा एक बात और देखो, इसका मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है बेटा, अब इससे ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बन सकते ना नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन में सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड में ऑर्बिटल तो यही थे बस आपके पास 2s और 2p। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो, देखो जो आपने बात पूछी है उसी पे क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इज 4, अगर ये वर्ड दे दे कोवैलेंसी तो आंसर 4 देना। ये कोवैलेंसी का मतलब बॉन्ड पूछ रहा है वो, अगर कोवलेंट बॉन्ड वर्ड कहता तो 3 देते हम, लेकिन कोवैलेंसी पूछा है तो उसमें आप कोऑर्डिनेट और कोवलेंट मिला के बोलोगे। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इज 4। अब वो 4 कौन सी है, 3 कोवलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंसी वर्ड करे तो फिर आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, कोवैलेंसी का मतलब सिग्मा लेना, मतलब कोवलेंट और कोऑर्डिनेट मिला के कहना। कोवलेंट कोऑर्डिनेट सेपरेट करके बताना हो तो 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, तो आप बोलोगे 4, जिसमें से 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर बेटा, आगे चलो। सर
सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक पार्ट है ना? हाँ, पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन उसने ऐसा पूछ लिया कि आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट, वो नॉलेज चेक करता है आपका कि आपको देखना आता है कोऑर्डिनेट नहीं आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड का मतलब है कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं और एक जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड तो सर ये तो इसी का पार्ट है ना, तो कोवेलेंट में तो 4 तो भी बेटा लेने चाहिए। बेटा आंसर 4 कोवेलेंट नहीं बोल सकते ना हम, 4 कोवेलेंट बोलते तो कोऑर्डिनेट पढ़ते ही क्यों? आंसर तो 4 कोवेलेंट नहीं बोल सकते ना, कोवेलेंसी 4 बोल सकते हो, बॉन्ड 4 बता सकते हो आप, लेकिन वो 4 कौन कौन से हैं आपको डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ना, समझ गए ना बात? नहीं तो कोऑर्डिनेट पढ़ते ही क्यों, फिर कोवेलेंट ही कहते रहते आप। सर जो कोवेलेंसी है उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इंक्लूडेड है या पाई और सिग्मा दोनों? नहीं, सिर्फ सिग्मा, कोवेलेंसी में सिग्मा। सर हम्म सर कोवेलेंसी केवल वो क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखवा दो। कोवेलेंसी बेटा बॉन्डेड, हाउ मेनी बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम, बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड में तो दोनों टाइप के बॉन्ड आ गए ना, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर फिर तो उसमें पाई बॉन्ड भी आ जाएगा। स्केलेटन के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है ना रेस्पॉन्सिबल, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हो, पाई बॉन्ड तो जहां सिग्मा बना है उसके ऊपर बन जाएगा दूसरा बॉन्ड। यस सर। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, मैंने आपको ये सिग्मा लिख दिया, मैंने सिग्मा बोल लेना, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन आ जाए तो सिग्मा बताना आपने, ठीक है। यस सर। जैसे पिछले दिनों ये क्वेश्चन आया, देखो अब आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पिछले दिनों प्रॉब्लम आया, which of the following bond are present in NH4Cl? आंसर दिया कोवेलेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आपके नीट में। दूसरा दिया कोऑर्डिनेट, थर्ड एग्जांपल दिया आयनिक, 4 एग्जांपल दिया ऑल। क्या आंसर दूंगा मैं इसमें? सर ऑल ऑफ दीज। क्यों All of दिया? these. क्यों दिया कि कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया ना अलग से आपने, यही तो किया। नहीं तो आप कह देते सिर्फ कोवेलेंट और आयनिक, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो कोवेलेंट है ही, तो दिया ना आपने आंसर। तो आपको कोवेलेंट कितने हैं, कोऑर्डिनेट कितने, ये काउंट करना आना चाहिए। तो NH4Cl में जब आप बनाओगे तो NH4Cl अभी बनाया आपने, तो 3 तो NH ये आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तभी तो आपने बोला जो प्लस और माइनस के बीच है ये कौन सा बॉन्ड हो गया आपका? आयनिक। जो ये वाले जो बॉन्ड हैं ये कौन से हो गए आपके? कोवेलेंट। और ये जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ एरो वाला कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट। अब इस क्वेश्चन में देखो, नाइट्रोजन की मैं कोवेलेंसी पूछूं, हाउ मच कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, तो कोवेलेंसी का मतलब क्या बताओगे आप? 4 उसको और स्पेसिफाई करोगे तो कैसे बोलेगे 4 कैसे? 3 कोवेलेंट एंड 1 कोऑर्डिनेट। क्लियर है अब सारी बात? यस यस। सर। सर ये अमोनियम क्लोराइड में जो आयनिक बॉन्ड बनता है ये कौन से वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्लोराइड के पास? कौन से वाला मतलब? क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो सारे जो होते हैं वो तो हाइड्रोजन के पास चले गए हैं। तो यहाँ तो H पॉजिटिव आया था, वो वाला है ना, उसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला आया हुआ, जो हाइड्रोजन वाला है वो गया हुआ है इसके पास। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट के गया, कौन सा गया है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर H पॉजिटिव बनाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा वो। तो अमोनिया बना किससे? एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक H पॉजिटिव से बना है। तो वो इलेक्ट्रॉन ये वाला पॉजिटिव कहां से आया? क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो किसके पास चला गया? Cl नेगेटिव के पास। अच्छा सर, समझ गए ना? ठीक है। यस सर। देखो बेटा, अब फिर मैं एक एग्जांपल उठाता हूं। सपोज हमें ये वाटर है, वाटर वाला केस करते हैं फिर। अब देखो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल, इसका निकालते हैं, अपने पूरा शेप डिसाइड करना है। देखो H2O मॉलिक्यूल में मन ही मन में पहले हाइब्रिडाइजेशन साइड में निकाल लो, क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन H2O में क्या आया? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 sp3 2 मतलब sp3 आया। अब ये बात मन में रख लो आप,
अब बनाना स्टार्ट करो। पहले सेंट्रल एटम उठाओ। सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p4। इसमें से हमें सिर्फ वैलेंस सेल यूज करना है वीबीटी के अकॉर्डिंग। ये वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2p के पास 1 2 3 4। हमें ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं बेटा? 2। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही, कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा यूज करना है? देखो sp3। तो बॉन्डिंग से पहले आपको 1s एंड 3p की मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p। उससे क्या होगा कि 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। अब 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई बता सकते हो आप? sp3 एंड s। एक s और 3p की हुई, लेकिन इंपोर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि दो जो ऑर्बिटल थे वो फुलफिल्ड थे। दो ऑर्बिटल क्या थे? फुलफिल्ड। और दो ऑर्बिटल क्या थे? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। तो 2 फुलफिल्ड और 2 हाफ फील्ड यूज हुए हैं। अब जब ये हाइब्रिड बन गया तो अब देखो हाइड्रोजन तो 2 ही है ना आपके पास ऑक्सीजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, तो इन्होंने अपना सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब हुआ क्या सीन? ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 थे, तो 4 तो अरेंज होने चाहिए थे ऐसे 1 2 3 4। लेकिन 4 में से 2 के पास देखो आप, 2 के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल थे और 2 के पास हाफ फील्ड था। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनानी थी, ये हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो उसने सिर्फ जो हाफ फील्ड थे उसी के साथ तो बॉन्ड बनाया। 2 जगह तो बॉन्ड बना ही नहीं। तो 2 जगह बॉन्ड बना ही नहीं तो ऑक्सीजन ने 2 जगह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ दिए और 2 जगह बॉन्ड बना दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा वाटर में ऑक्सीजन का? हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बोलो? sp3 था ना। लेकिन sp3 में अगर 4 के 4 बॉन्ड एंगल होते, लेकिन 4 sp3 है, 4 के 4 बॉन्ड नहीं है। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या आ रहे हैं मेरे पास अब की बार? लोन पेयर। तो लोन पेयर है तो लोन पेयर को रिपेल करेगा, ये और ज्यादा रिपेल करेगा, तो 2 डिग्री का और फर्क पड़ जाएगा। तो देखो मीथेन के अंदर जब 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड थे तो कितना एंगल था बेटा मीथेन में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और एंगल 109। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन था बट एक लोन पेयर आ गया था, तो एंगल कितना आ गया था? 107 का। ये 2 का और अप्रोक्सीमेट फर्क हो जाएगा, तो ये 104 डिग्री 5 मिनट आ जाता है, एंगल और कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 2 का और डिफरेंस है, 7 से अप्रोक्सीमेट 2 और चला गया, तो ये आपका एंगल और डाउन हो जाएगा, रिपेल करेंगे। तो अब मुझे बताओ सॉल्यूशन बताओ वाटर में। अब ये शेप है, शेप में 2 बॉन्ड हटके 2 ही बचे, तो ये एक तरह से वी शेप है या बैंड शेप है, इसलिए आप क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप क्या बोलोगे इस शेप को? ये जो शेप है इसको बोलेंगे वी शेप या बोलेंगे बेंट शेप, बेंट मॉलिक्यूल। तो मुझे बता सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नेट रिजल्ट क्या निकला? जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कई सारे क्वेश्चन हो गए ना अब हमारे पास। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, तो आपके नॉलेज के लिए देखो, पहले आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो अगर उसमें 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो अलग शेप आएगी। 4 की बजाय 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है तो अलग शेप आएगी। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर हैं तो अलग शेप आएगी। 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है तो सेंटर पॉइंट पर ऐसे टेट्राहेड्रल बनेगा। इस वाली शेप को क्या नाम देते हो आप? टेट्राहेड्रल। क्या एग्जांपल किया था जैसे CH4 वाला?
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन बॉन्ड 3 है और एक बॉन्ड नहीं बन पाया, एक हटा दो बॉन्ड, जिसका एग्जांपल आपने देखो नाइट्रोजन में देखा, बॉन्ड सिर्फ 3 रह गए, तो इस शेप का क्या नाम दिया था? नीचे से विड्थ पिरामिडल। ऊपर से कम, इस शेप को क्या बोला आपने? पिरामिडल। और अगर मान लो 2 ही बॉन्ड हो जाए, एक बॉन्ड और आप हटा दो, जैसे वाटर के अंदर देखा आपने 2 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड रह गए, तो कौन सी शेप आ गई? बेंट मॉलिक्यूल या वी शेप। शेप या बेंट मॉलिक्यूल। सो वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो कितने टाइप की शेप पॉसिबल है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कितने टाइप का शेप पॉसिबल है? 3 टाइप। वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं और लोन पेयर कितने बनाने हैं। हाँ सर आपने बॉन्ड एंगल लिखा है 104 डिग्री 5 मिनट्स, सर मिनट्स नहीं डिग्री आएगा वो। हाँ, 4 हाफ है ना, हाफ 104 Yes. डिग्री 28 मिनट था, 5 हाफ करना है, इसका आधा 104, ऐसा कर दो 104.5 कर दो, 104.5 डिग्री। समझ गए? ये कब हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा किसका? तो जब भी आप करो तो पहले आप हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया ले लिया करो, हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लेके फिर शेप को डिसाइड किया करो। जैसे देखो अब एग्जांपल लेता हूं मैं, कई सारे एग्जांपल शेयर करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारे पॉसिबल है। जैसे क्या क्या है? अगर मान लो H की वैल्यू 2 आ जाए, 2 का मतलब है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया था हमने? sp। sp का मतलब 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 2 एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे। तो इसकी शेप जो आएगी हमेशा इसी टाइप की शेप आएगी। जैसे हम इसका एग्जांपल BeH2 लेंगे, इसकी शेप को बोलेंगे लीनियर शेप। कौन सी शेप बोलेंगे बेटा इसको? लीनियर, एंगल 180 डिग्री। एग्जांपल देते जाओ, जैसे BeCl2, CO2 भी किया है, BeCl2 भी किया है, CO2 किया है हमने, बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है वो आपको निकालना आ गया। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाए 3 बेटा, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा आपका? sp2। sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 3 हाइब्रिड 3, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएं या 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएं। अब बेटा 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे 3, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे फैन के ब्लेड होते हैं, जो पंखा होता है उसके 3 ब्लेड होते हैं, तो कितने डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे? देखो सारे आपस में 160 को 3 में डिवाइड कर दोगे ना, ये अगर 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये शेप आ जाएगी। इस शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे इस शेप को? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल जैसे BF3, सर वो एंगल कितना लिखा आपने? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगर 3 की बजाय एक बॉन्ड कम कर दो, एक बॉन्ड क्रॉस कर दें, तो शेप ऐसा रह जाएगा। एक बॉन्ड क्रॉस कर देगा तो ये और एक लोन पेयर आ जाएगा, ये वापस वी शेप आ गई या बेंड शेप आ गई। अब ये एंगल जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये लोन पेयर है तो ये रिपेल करेगा। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो SnCl2, 2 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा इस पर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो कितनी शेप पॉसिबल है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो कितना शेप पॉसिबल होंगी? 2। कौन कौन सी हो सकती है? अगर 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सी शेप बोलोगे उसको? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर है हाइब्रिडाइजेशन sp2 लेकिन बॉन्ड 2 हैं, एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, ये कॉम्बिनेशन है, तो फिर कौन सी शेप आएगी? वी शेप, बेंट शेप या वी शेप, कुछ भी बोल दो। अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 आ जाए तो सपोज हाइब्रिडाइजेशन 3 हो गया, 4 आ जाए, 4 वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था बेटा बताओ? sp3 शेप था। sp3 में आपके पास 3 पॉसिबिलिटी आई थी, या तो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हो,
अगर 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो आपने ऐसे बताया था कि ये शेप बनेगी। इस शेप का क्या नाम देते हैं बेटा? सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। और इस शेप का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। क्या एग्जांपल किया था हमने इसका? CH4। CH4 किया था, और भी किया था, NH4 पॉजिटिव भी किया था, ऐसे एग्जांपल लिए थे हमने। तो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इसमें 3 पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने। 3 अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर अभी किया हमने, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस 1 लोन पेयर। तो इसका एक बॉन्ड कम कर दो तो शेप ऐसे रह जाएगी, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, यहां लोन पेयर रह जाएगा। इस शेप का क्या नाम दिया था हमने? पिरामिडल। 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 तो इस हाइब्रिडाइजेशन में ये पिरामिडल शेप आ सकती है। पिरामिडल का एग्जांपल क्या किया था हमने? NH3, बिकॉज एक लोन पेयर था उसके पास। तीसरी भी शेप पॉसिबल थी बेटा इसके अंदर, NH3 भी कर सकते हो, H3O पॉजिटिव भी कर सकते हो। तीसरा देखो, अब आप तीसरे में 3 सिग्मा की बजाय एक बॉन्ड और सिग्मा कम कर दो आप, तो कितने सिग्मा बॉन्ड रह जाएंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 4। तो शेप कौन सी आ गई? अब बैंक सिर्फ 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे, बॉन्ड सिर्फ 2 ही रह जाएंगे और लोन पेयर भी 2 ही रह जाएंगे। इस शेप को क्या बोलोगे? वी शेप या पेंट शेप। एग्जांपल क्या किया बताओ जरा? H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल, बिकॉज इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब सपोज हाइब्रिडाइजेशन 4 की बजाय 5 वाला आ गया, आगे चलते हैं। सपोज हाइब्रिडाइजेशन 5 वाला आ गया। 5 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन सर बेटा वैसे इनके SP। जो साइड आइटम्स हैं वो सारे मोनोवेलेंट ही हैं। अभी हम Usually मोनोवेलेंट ले रहे हैं, मतलब डाइवेलेंट भी ले सकते हैं। डाइवेलेंट भी लेंगे तो शेप में कोई फर्क नहीं आएगा ना। जैसे आपको देखो नहीं SP आएगा। का हाइब्रिडाइजेशन सर लिया, लोन पेयर्स वगैरह में आ जाएगा हाँ, फर्क। जैसे ये लोन पेयर में फर्क आ जाएगा, लेकिन हम तो अब शेप देख रहे हैं ना अभी। जैसे ये देखो, मैंने एग्जांपल दिया, BeCl2 का शेप कैसा बताया मैंने आपको? BeCl2 का लीनियर। लीनियर, लीनियर। तो BE ऐसा आएगा, ClCl। CO2 का भी कैसा है? लीनियर। फर्क इतना है कि वहां पर डबल पाई बॉन्ड है, लेकिन उससे शेप में कोई फर्क थोड़ी बना, पाई बॉन्ड भी आ गया तो पहला मेन बॉन्ड तो सिग्मा है ना जो स्केलेटन बनाएगा, तो इसलिए पाई बॉन्ड आने से और एंगल CO2 पर की फर्क नहीं कोवेलेंसी पड़ेगा। कितनी लिखेंगे हम? 4। कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंसी 4 लिखोगे। कार्बन की कोवेलेंसी हमेशा कितनी होती है? मैक्सिमम 4 होती है ना कार्बन की। हाँ, तो 4 लिखेंगे। सर लेकिन कोवेलेंसी तो आपने कहा सिग्मा बॉन्ड होती है। नहीं, वो तो मैंने उस सिंगल बॉन्ड वालों में और कोऑर्डिनेट और डेटिव में बताया था ना। कोवेलेंसी का मतलब है बॉन्ड कितने हैं आपके। कोवेलेंसी जब भी आ जाए तो बॉन्ड बताने कितने बनाओगे, वो तो उस केस में था सिग्मा। जैसे हाइड्रोजन आ जाओ बेटा, हाइड्रोजन 5 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? देखो sp3 और एक कौन सा आएगा? D, sp3d। sp3d। तो पहली बात है कि D कौन सा यूज होगा, तो D तो बहुत सारे होते हैं, तो यहां पर जो हेयर D यूज होगा, DZ² इज यूज्ड। जो sp3d में D यूज होता है वो कौन सा D होता है? DZ²। अब देखो ये शेप क्या हो सकती है? हाइब्रिडाइजेशन 5 sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन 5 sp3d, तो इसके अंदर देखो, अगर पहला पॉसिबिलिटी है कि 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड हो, 5 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब वो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो अरेंज कैसे होगा? देखो फैन को रियलाइज करो, फैन को। तो फैन का सेंटर पॉइंट सपोज ये है फैन का, तो फैन के ब्लेड कितने होते हैं बेटा जनरली? 3 ब्लेड होते हैं। अब इस ये फैन जिससे लटका होता है उसको एक्सिल बोलते हो आप, छत के साथ, है ना?
छत के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये सपोज छत के साथ ऊपर हो गया। और सपोज हम ऐसा एज्यूम कर लें वो जो एक्सिल फैन का है छत से ऊपर भी निकला है और नीचे भी गया हुआ है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, पहले हमने क्या किया, एक ही प्लेन में 3 बॉन्ड बना लिए जैसे पंखे की ब्लेड में होते हैं। ये हमने अबोव द प्लेन कर दिया, मतलब ऐसे रख दिया, पेन रख दिया इसके ऊपर, हमारी साइड आ गया पेन, तो अबोव द प्लेन हो गया। हम कॉपी में देख रहे हैं अब इस मॉलिक्यूल को, अबोव द प्लेन। और ऐसे ही पेन हमने अपने से अपोजिट साइड सेंटर पॉइंट पे रख दिया तो ये बिलो द प्लेन हो गया। और ये तीनों जो हैं ये वाले ये प्लेन के ऊपर यानी कॉपी के ऊपर ही आ गए। तो अब मुझे आप बता सकते हो ये जो कॉपी के ऊपर प्लेन थे ये एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटा? सर ये 120 के होंगे। 120 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री और ये तीनों 120 डिग्री के हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बता सकते हो कि ये जो मैंने ऊपर अबोव द प्लेन किया है, मतलब जो पंखे का एक्सिल है, पंखे के एक्सिल का अपने ब्लेड के साथ कितने डिग्री का एंगल होता है? पंखे को सोच के बताओ। 90 डिग्री 90 डिग्री 9, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां तो कॉपी में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका इसके साथ कितने डिग्री का एंगल होगा? इसका इसके साथ कितने डिग्री एंगल होगा? 90 अबोव द प्लेन वाले का 90। इसका इसके साथ कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा? 120। पंखे को देखो, पंखा आंसर देगा, कॉपी नहीं देगी 3D में। एक्सिल के साथ पंखे के तीनों ब्लेड के एंगल अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? सेम होते हैं। तो ये 120 कैसे हुआ बेटा फिर? ये आपको दिख रहा है ना 120, ये लेकिन ये 120 होगा। ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो जो अबोव द प्लेन है वो तीनों ब्लेड के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाएगा? 90। और बिलो वाला प्लेन भी तो 90 डिग्री बनाएगा। यस सर। बिलो वाला भी पंखे को देखते जाओ, इस मेरी पेन जहां चल रहा है उसको मत देखो, पंखे की तरफ दिमाग जाना चाहिए। पंखे का जो ऊपर वाला एक्सिल है उसका ब्लेड के साथ कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री एंगल बनाएगा बेटा वो? सर ऊपर वाला एक्सिस 3 ऊपर वाला 3 और नीचे वाला भी तो 3 बनाएगा। यस। अगर एक्सिल नीचे भी निकला हुआ तो वो भी 3 बनाएगा। ऐसी कोई चीज देखी है आपने? जरा सोचो। साइकिल देखिए, साइकिल का पहिया जो होता है उसके बीच में एक्सिल लगा होता है, उस पहिए में एक्सिल लगा होता है तो आधा एक साइड निकला होता है आधा दूसरी साइड निकला होता है, बच्चे पैर रख लेते हैं उसके ऊपर, देखिए ना वो चीज। तो उसी टाइप का ये शेप निकल के आया, या तो पंखे से कर लो या ऐसी कोई भी चीज आपने देखी है तो कर लो। तो ये जो 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, इन 5 सिग्मा बॉन्ड में जो ये वाले जो होते हैं, ये वाले, ये मैंने रेड से टिक किया है, इन बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलते हैं इनको हम? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो मैं ये ब्लैक से टिक कर रहा हूं, मतलब जो एक्सिल पे बना रहा हूं, ये जो 2 बॉन्ड होते हैं ऐसे वाले, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो अगर 5 बॉन्ड आएंगे तो ये जो इस टाइप की शेप निकल के आएगी। अगर सिर्फ इतना होता तो ये ट्राइगोनल होता, इतना होता तो एक ऊपर की तरफ एक्सिल निकल रहा है तो उसको कहेंगे ऊपर वाला पिरामिड, और नीचे की तरफ एक्सिल निकल रहा है तो नीचे वाला पिरामिड। इसलिए इस शेप को, अगर 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड है बेटा आपके, तो ऐसे वाली शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या बोलेंगे इस शेप को? टीबीपी। टीबीपी का फुल फॉर्म बोलो जरा एक बार। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अच्छा, तो इसमें बताओ एंगल कौन कौन से प्रेजेंट है बेटा? जो मैंने शेप बनाई है 5 के 5 में, एंगल प्रेजेंट 120 और 90। एक तो आप कह रहे हो 120 डिग्री, ठीक है। दूसरे कौन से एंगल ऐसे 3 है, और 90 डिग्री कितने? 90 डिग्री 6 है। 6। अच्छा, और कोई एंगल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, वो एक 180 डिग्री वाला भी होगा ना, वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। यस, एक्सीलेंट बेटा। जो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, ये वाला एंगल, ये भी तो है। तो 1 कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 180। अब एंगल दोनों साइड काउंट नहीं करना है, ऐसे मत बोल देना सर 1 इधर और 1 इधर, एक साइड ही काउंट करो, तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से, एंगल तो यही है ना।
तो 180 डिग्री। तो आपके पास अगर ऐसा शेप आ जाए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसमें 5 के 5 बॉन्ड हो, तो इसके अंदर 120 डिग्री एंगल भी होगा बेटा, 90 डिग्री एंगल भी होगा और 180 डिग्री एंगल होगा। और इसका जो एग्जाम्पल आप बना के दिखाओगे, उसको भी डिटेल भी दिखाऊंगा, जो इसका एग्जाम्पल दोगे बेटा वो आता है PCl5। इसका एग्जाम्पल आएगा PCl5 या PF5। इसमें देखोगे फास्फोरस 3 क्लोरीन ऐसे आ जाएंगे और 1 क्लोरीन ऊपर और 1 क्लोरीन नीचे आ जाएगा, ये वाली शेप आ जाएगी। तो ये वाली शेप क्या होती है? TBP। अब इसमें आपको बॉन्ड कम करने हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड की बजाय देखो आपको बनाने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। लेकिन वो लोन पेयर ध्यान रखना आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेना है प्रेफरेंसली, वो रीजन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी ध्यान कर लो। 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो बेटा ये वाली शेप बनेगी। इस शेप का क्या नाम दिया हमने? बोलो एक बार। शेप क्या? ये जो फिक्स होती है उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। इस ज्योमेट्री का क्या नाम दिया आपने? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल। बाइपिरामिडल। अब 5 के 5 की बजाय 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 1 लोन पेयर लेना है। और लोन पेयर किस पोजीशन पे लेना है? इक्वेटोरियल पर। तो एक बॉन्ड कम कर दो बेटा इक्वेटोरियल वाला, तो कैसा शेप आएगा देखो जरा। अगर मैं एक बॉन्ड इक्वेटोरियल वाला, नो बेटा देखो ये नहीं, अभी बताता हूं। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहां एक लोन पेयर रख दिया। अगर आपने यहां लोन पेयर रख दिया तो अब एक बॉन्ड यहां वाला रह गया, एक बॉन्ड यहां वाला रह गया, एक अबो द प्लेन रह गया और एक बिलो द प्लेन रह गया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ये लोन पेयर आया है, ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा। तो ये जो एंगल आपका होना चाहिए था, ये कितने डिग्री का एंगल था पहले बेटा? 120। परफेक्ट स्ट्रक्चर में अब लेस देन 120 हो जाएगा। और ये जो एक्सियल वाले पहले बिल्कुल सीधे खड़े थे उनको भी ये रिपेल करेगा। तो ये पहले एंगल कितने डिग्री के थे बेटा ये वाले? 90। लेकिन अब क्या हो जाएंगे? लेस देन 90 हो जाएंगे, लोन पेयर रिपेल करेगा। और इस टाइप की जो शेप आएगी जिसमें 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, लेकिन बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो, इस शेप को बोलते हैं सी सा शेप। कौन सी शेप बोलते हैं इसको? सी सा शेप, सी सा शेप। ये वाली शेप का स्पेशल नाम है। इसका एग्जांपल देखो, ऐसा कोई एग्जांपल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा हो लेकिन बॉन्ड 4 ही हो, तो SF4 एग्जांपल आ जाएगा, क्योंकि SF4 के पास एक लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, SF4। सर 90 डिग्री से कम क्यों होगा वो एंगल, ये नहीं समझ आया। क्योंकि लोन पेयर नीचे रखा हुआ है तो अपने साथ वालों के साथ साथ ऊपर वाले को भी तो रिपेल करेगा ना, यहां भी तो रिपल्सन होगा ना, यहां पर थोड़ा सा हल्का सा रिपेल करेगा, तो बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं रहेगा बॉन्ड, थोड़ा सा झुक जाएगा इस साइड, दूसरी साइड इस साइड में, तो एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा ओके सर, लोन पेयर के रिपल्सन से। अब देखो बेटा 4 की बजाय सपोज 3 सिग्मा बॉन्ड ले लेते हैं। 4 की बजाय आप 3 सिग्मा बॉन्ड ले लो। थ्री सिग्मा बॉन्ड टोटल 5 करना है तो 2 लोन पेयर होने चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो देखो फिर शेप क्या होगी? एक लोन पेयर और रख दो बेटा। तो एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पहले रखा था, एक और रख दिया, यहां बॉन्ड आ गया, फिर ये और रिपेल हो गया थोड़ा सा, जो स्ट्रेट एंगल थे ये ऐसे हो जाएंगे, रिपल्सन होगा। तो अब 90 डिग्री फिर एंगल नहीं रहेगा, रिपल्सन और बढ़ जाएगा। इस टाइप देखो एरो शेप बन रहा है, ये एरो बन रहा है। तो ऐसी शेप को क्या बोलते हैं हम? एरो शेप, या ज्यादातर लोग बोल देते हैं, बुक्स बोलते हैं टी जैसा है, ये ऐसी टी है, लेकिन ऐसी टी है, ऐसी टी नहीं है, इस वाली टी है। तो कौन सा शेप बोल देते हैं इसको हम? टी शेप। इस स्पीसीज को हम बोलते हैं टी शेप। टी शेप का एग्जांपल जो आपका है ClF3 एग्जांपल आ जाएगा। और भी बहुत हो सकते हैं क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन। तो
3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अच्छा, इक्विटोरियल पर टोटल बॉन्ड कितने थे बेटा? टोटल इक्विटोरियल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3। 3, जिसमें से आपने अभी एक लोन पेयर हटाया, 2 हटाया, तीसरा भी हटा दो। आपका तीसरा लोन पेयर भी हटा दो। अब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह गए 2, और तीसरा लोन पेयर भी हटा दिया इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, तो वहां भी लोन पेयर आ गया, बॉन्ड हटा दिया इक्वेटोरियल। अब बेटा जैसे ही तीसरा बॉन्ड हटाओगे तो ये सेंट्रल पॉइंट, एक लोन पेयर हटाया, दूसरा लोन पेयर हटाया, तीसरा लोन पेयर हटाया, तो वापिस क्या होगा, ये तीनों लोन पेयर एक दूसरे में इक्वली डिस्टेंस पर अरेंज हो जाएंगे। तो बॉन्ड इस पर जितना इफेक्ट इधर से आएगा उतना इफेक्ट इधर से भी आएगा, तो वापस बिल्कुल लीनियर आ जाएगा ये बॉन्ड। तो ये शेप आ जाएगी सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर, ये शेप आ गई। तो ये शेप आ गई तो इसको बोलेंगे लीनियर शेप। एग्जाम्पल I2 नेगेटिव, उसमें सेंट्रल वाले एटम पर 3 लोन पेयर होते हैं। I2, या इसको आप जनरली ऐसे करके पढ़ाया था पिछली क्लास में, I3 नेगेटिव। तो शेप देखो I3 नेगेटिव की कितनी आ गई, इसमें एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? अब 180।
हेलो हेलो। यस सर। यस हाँ सर। हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि H अगर 5 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? सर बोलो। सर एरो शेप को ट्राइगोनल प्लेनर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में तो पंखे की तरह 3 ब्लेड एक प्लेन में होनी चाहिए ना, या एक प्लेन में नहीं है, एक अबो वाला है, एक बिलो वाला है, एक प्लेन के ऊपर है। समझ गए? एक अबो एक बिलो। टी टी जो होती है, टी के सारे जो बॉन्ड होते हैं एक प्लेन में थोड़ी होते हैं, लेकिन जो पंखे के तीनों ब्लेड हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो sp3d में 5 के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो कौन सा शेप बनेगा बेटा? 5 के 5 बॉन्ड में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। tbp बनेगा। अगर फोर ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हुआ तो कितना बनेगा? तो शेप। सी सा शेप। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो कैसा शेप बनेगा? एरो शेप। एरो शेप। एरो या टी शेप। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कैसा शेप बनेगा? लीनियर शेप। लीनियर। लीनियर। तो इसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो कितने टाइप के शेप पॉसिबल हैं? 4। 4 टाइप के। डिपेंड करेगा कि कितने बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं। अब सपोज एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, सर 5 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे लोन पेयर हम एक्सियल वाला नहीं रख नहीं सकते? एक्सियल पे नहीं हटाएंगे, इक्विटोरियल हटाना है इसमें। sp3d में इक्विटोरियल का रिपल्सन यहां होता है, इसलिए यहां करेंगे अपने, हटाएंगे। जहां रिपल्सन ज्यादा होता है ना वहां हटाते हैं। सर हाँ। सर लीनियर शेप का एग्जांपल क्या था, एक बार बता दीजिए। I3 नेगेटिव। लीनियर शेप का I3 नेगेटिव कल भी किया था हमने, हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। जैसे मैं आपको बेटा एक प्रॉब्लम देता हूं एट द एंड ऑफ क्लास, आई वुड लाइक टू शेयर दिस एग्जांपल। हाउ मेनी lone pair are present in I3 negative ion? Also provide hybridization and shape of molecule this species। तो कैसे सोल्व करोगे बेटा? कल मैंने बताया था सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो I3 नेगेटिव को कैसे लिख सकते हैं अपने? I एक सेंट्रल एटम, 2 I साइड एटम। अब फार्मूला लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास? आयोडीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलते जाओ। 7। 7। साइड एटम हेलोजन है कितने हैं? 2। नेगेटिव चार्ज ऐड होता है 1/2। तो कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन? 5 वाला। तो 5 वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3d। होता है? sp3। sp3d। पहला क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया। दूसरी चीज निकालनी है शेप। शेप में देखो, एक सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो आयोडीन तो 2 आयोडीन अटैच होंगे, तो हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड। टोटल सम होना चाहिए 5, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 क्या आएंगे? लोन पेयर। लेकिन किस किस पर? सेंट्रल एटम पर। ये सेंट्रल एटम की बात हो रही है। 3 लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। तो शेप कैसी बनाओगे बेटा आप? इसका मतलब अगर हम शेप बनाएंगे सर लीनियर तो शेप। बिल्कुल बस सही जवाब है आपका, कि इसका मतलब 3 लोन पेयर आ गए इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो 3 लोन पेयर ये आ गए, और आयोडाइन 2 साइड में आ गया आयोडीन। तो ये वाली शेप आ गई I3 नेगेटिव। अब देखो शेप भी निकल आ गया, तो कौन सी शेप आ गई बेटा? लीनियर शेप। हाइब्रिडाइजेशन आ गया ऊपर sp3d, शेप आ गया लीनियर। अब मैंने तो आपसे ये पूछा था हाउ मेनी लोन पेयर, टोटल लोन पेयर निकालने हैं आपको, क्योंकि लोन पेयर बोला है उसने, ये तो नहीं बोला सेंट्रल एटम पे लोन पेयर। तो यू नो दैट कि टोटल लोन पेयर बेटा काउंट करना है। तो एक्चुअल में आप पूरी स्ट्रक्चर बनाओ, सेंट्रल एटम पे तो पता लग गया आपको ये 3 लोन पेयर हैं। बट ये जो आयोडीन है, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। 7। तो बॉन्ड में तो एक एक ही आया है ना अभी।
वो इस आयोडीन का बॉन्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब बाकी इसके पास 3 लोन पेयर रहेंगे। इसका भी आयोडीन एक ही आया है, तो इसका मतलब इसका भी 3 लोन पेयर रहेंगे। तो ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, या आपको सोचना है कि साइड वालों पे भी तो लोन पेयर रहते हैं। तो टोटल आंसर कितना हो गया? टोटल लोन पेयर कितने होंगे? 6 लोन पेयर 9 एट साइड एटम प्लस 3 लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। जब वो लोन पेयर बोले तो टोटल सम देना है, तो टोटल लोन पेयर क्या आंसर दोगे बेटा आप? टोटल 9 लोन पेयर आंसर दोगे। तो ध्यान से आंसर देना है। हाँ बोलो। मिडिल वाले पे 3 लोन पेयर्स कैसे आ गए? हाइब्रिडाइजेशन कितना आया सर? sp3d। तो sp3d मतलब टोटल कितने बॉन्ड बना सकता था वो? 5। लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? सिर्फ 2। 2 आयोडीन है तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब बाकी 3 क्या है? जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलते हो आप? लोन पेयर्स। लोन पेयर पूरे। ऐसे देखा तो इसके पास तो टोटल फिर 8 हो जाएंगे, क्योंकि 6 तो यही हो गए और एक वो उसके उस आयोडीन के साथ शेयर कर रहा है, एक नीचे वाले के साथ शेयर कर रहा है। हाँ ठीक है। ऐसे 8। हाँ तो ठीक है। वो अब ये है कि आप डेटी बॉन्ड बना के दिखा दो। अगर दिखाना ना एक्चुअल में ऐसे होगा कि इसमें 1 आयोडीन, अगर सिर्फ ये आयोडीन होता तो आई मोलिक्यूल होता, ऐसे आता। सिर्फ आयोडीन होता तो ऐसे आता। अब पूरी स्ट्रक्चर चाहते हो ना आप, ऐसे आता। अब क्या है कि एक आई नेगेटिव के साथ ही अटैच हो गया, तो आई नेगेटिव का मतलब एक ये हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक ये आ गया। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर जो, यहाँ ऑक्टेट थ्योरी नहीं लगेगी क्योंकि ये सेकंड पीरियड का नहीं है। अब ऑक्टेट थ्योरी नहीं लगानी है आपने, तो ये लोन पेयर भी इसको दे देगा। तो एक्चुअल में तो डेटिव बॉन्ड बन गया ना, ये आई आई, ये डेटिव बॉन्ड आई, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर, बीच वाला बॉन्ड डेटिव। ये स्ट्रक्चर, ये डेटिव बॉन्ड जाएगा कहां? ये इसके, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, वहां चला जाएगा। सर फिर ये तो सेंट्रल एटम बन ही नहीं रहा नेगेटिव चार्ज वाला। तो ना बने। नेगेटिव चार्ज तो हमें पूरी स्पीसीज पे डिवाइड करना है ना, तो ओवरऑल हमने नेगेटिव बोल दिया। सर फिर तो मिडिल वाले पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 8 से। तो जाने दो ना, 8 वाला क्यों पकड़ के बैठे हो? 8 वाला तो सिर्फ मैंने बताया था सेकंड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। अब तो वीबीटी कर रहे हैं ना अपने, एडवांस थ्योरी होगी उससे, फिर इससे एडवांस एक और करेंगे एमओटी। तो जरूरी नहीं है कि हमें हर किसी में 8 ही बनाने, वो तो वही बात खत्म कर दी थी हमने कि 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। क्लियर? सर अभी भी नहीं आया ढंग से समझ में। बेटा ऑक्टेट रूल तो सिर्फ जो है, पिछली क्लास तो मैं कैसे यहाँ लाऊं, वो सिर्फ सेकंड पीरियड वालों के लिए था। आयोडीन सेकंड पीरियड का है क्या? जरा देखो। ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, फिर तो और एक बार बता दो स्ट्रक्चर बना के। I3 किससे बना हुआ है? I3 नेगेटिव किससे बना होगा? I2 मोलिक्यूल और I नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा। यस सर। I2 मोलिक्यूल कैसे बनाओगे आप? आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब क्या है कि एक स्पीसीज और ऐड करनी है, आई नेगेटिव। अब आई नेगेटिव अगर आपके पास आ गया तो इसके पास तो 7 अपने थे, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस स्पीसीज को इसके साथ ऐड करना है, तो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब ये वाला जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ले सकता है। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो तो इसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर किसका काम करेगा? ये एक्सेप्टर। किसके अंदर? इन इट्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। यस सर। तो अब क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इससे ले लेगा तो एक बॉन्ड और बन गया। अब मैं अरेंज करूंगा तो कैसे करूंगा? इधर तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इधर वाले ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके बॉन्ड बना लिया, तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन तो रह गए ना, ये वाला और ये वाला। यस सर। और फिर बीच वाले पे आ जाएगा ना नेगेटिव चार्ज।
हाँ वो बढ़ता है, वो आगे अभी और आगे थी रेजोनेंस करेंगे तो डिवाइड होता है, तो आप नीचे वाले पे बना सकते हो। लेकिन ओवरऑल हमने क्या किया, मैंने क्या किया देखो, अब इस पर इसका नेगेटिव चार्ज हट गया, लेकिन किस पे आ गया, बीच वाले पे आ गया ना। तो मैंने क्या कर दिया, उसको बीच वाले पे ना लिख के ओवरऑल कर दिया कि सबके ऊपर आ गया एक नेगेटिव सर। चार्ज। हाँ सर जो फर्स्ट वाला है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है? फर्स्ट वाले के पास भी है, चाहे आप इसके साथ जोड़ो चाहे इसके साथ जोड़ो, बात तो बराबर है ना। सर लेकिन अगर हम जोड़ेंगे तो उसका छूट जाएगा, फिर तो वैकेंट ही रह जाएगा वो। हाँ चाहे इधर से लाओ आयोडीन चाहे इधर से लाओ, ऐसे बना दो मॉलिक्यूल, क्या है उसमें, आप ऐसे बना दो तो क्या फर्क पड़ता है। सर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्यों बोला है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ही है फिर बॉन्ड बनाया है। हाँ तो है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से, इस एक का वैकेंट ऑर्बिटल होगा एक का फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा, तो ये जाके इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोलते हैं ना इसको। शेयरिंग की है उसने, लेकिन अपना पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया है उसने, एक इसका इलेक्ट्रॉन दिया एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया। ये भी तो एग्जांपल किया था आपने, BF3 वाला एग्जांपल किया था, BF3 वाला और NH3 वाला एग्जांपल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दिया था इसने इसको। यस सर। इसको भी तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही बोला था ना। सर जो डोनर होता है वो किस होता है ना? डोनर का मतलब ये नहीं है कि इसके पास पहुंच गए, मतलब बॉन्ड के लिए डोनेट कर रहा है वो। ओके सर, हाँ फिर समझ आ गया। ये बॉन्ड के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, वो बॉन्ड के लिए डोनेट कर रहा है। ओके सर। और सर एक और चीज और सर इसका जो सेंट्रल एटम है ये इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा ना ऑक्टेट हाँ का, ऑक्टेट मतलब का बिल्कुल डेफिनेटली एग्जैक्टली एक्सपेंशन है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है ये, क्योंकि 4 से मतलब ऑक्टेट से ज्यादा आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, देखो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और सर वो जो एक और रूल था कि पहले हम इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे तो हम साइड एटम्स के ऑक्टेट को पहले फिल करते थे और फिर सेंट्रल पे आते थे, तो वो लेविस वाली थ्योरी का ही था ना वो? हाँ वो इससे लेविस रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, इससे वो लेविस थ्योरी है, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सेकंड पीरियड वालों के लिए हाईली एप्लीकेबल है, लेकिन आगे जो खास करके कार्बन फैमिली के मेंबर हो तो उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सर कोवेलेंसी में जो पाई बॉन्ड है फिर उसको इंक्लूड करना है या नहीं? करना है बेटा, कोवेलेंसी पूछ रहा है तो कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो ऐसे देखो, डिपेंड कर रहा है ना क्या। मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया, ये NH कोवेलेंसी का मतलब बॉन्ड कितने बन रहे हैं। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है बताओ इसमें? 4। अब मैं ये बोल देता हूं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? एक कार्बन की 4 है। एक कार्बन की 4 है ना। अब मैं इसको ये बोल देता हूं, इसमें बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कोवेलेंसी? 4 ही तो होगी, कार्बन की कोवेलेंसी तो 4 ही है, 1 2 3 4, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन गया, तो काउंट हो गया ना पाई वाला भी, देखो। यस सर। मतलब कोवेलेंसी का जस्ट मीन है कि बॉन्ड कितने बना रहा है एक एटम। क्लियर? सब आ गया समझ। यस सर। ठीक है बेटा, लीव करूं अब? यस सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ गुड इवनिंग। हाँ बोलो बेटा। स्लाइड ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। इससे पीछे वाले का? यस सर। ये? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। Okay beta, now I am leaving, see you very soon for next lesson, thank you.